मेरा पति हमेशा मुझसे कहता था, तुम मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। परंतु शादी के काफी साल हो जाने के बाद भी जब मैं मां न बन पाई तो मेरे पति ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया जिसे देखने और सुनने के बाद मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जिसे मैं इतना प्यार करती थी वो मेरा सौदा अपने ही दोस्त के साथ कर देगा। और जब मैंने उनकी बात नहीं मानी तो उसने मेरे साथ। मेरा नाम मानसी है। हम लोग 3 बहन और 1 भाई थे। हम लोग बहुत ही गरीब परिवार से थे। घर में पड़े होने के कारण मेरे पापा को हमेशा ही मेरी शादी की चिंता लगी रहती थी और वो यह कहते थे कि एक एक करके मैं तुम तीनों की शादी करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी लोग अपने अपने घर चली जाओगी तो अच्छे से जिंदगी गुजार सकोगी, क्योंकि तुम्हारे पापा ने सिर्फ तुम लोगों को गरीबी ही दिया है और मैं तुम लोगों की कोई भी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता हूँ। पापा जो भी कमाते थे उससे हमारे घर का खर्च बहुत ही मुश्किल से चलता था, तो एक्स्ट्रा और किसी चीज के बारे में हम लोग सोच ही नहीं पाते थे। पापा जल्द से जल्द पैसा इकट्ठा करना चाहते थे ताकि वो मेरी शादी बड़ी धूमधाम से कर सके। माँ तो हम लोगों को बचपन में ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गई थी। मेरा छोटा भाई घर के परिस्थितियों के कारण पढ़ाई छोड़कर काम करने लगा था और अब मैंने भी छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने और घर में ही सिलाई कढ़ाई का काम करना स्टार्ट कर दिया था। एक दिन अचानक से मेरे पापा को हार्ट अटैक आया और वो हम चारों भाई बहन को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। मेरे पापा ने जो मेरी शादी को लेकर सपने देखे थे वो अब अधूरे ही रह गए थे। अब हम चारों भाई बहन छोटा मोटा काम करके किसी तरह अपना गुजारा कर ले रहे थे। एक दिन मेरी चाची मेरे लिए एक रिश्ता लेकर घर आई। पैसे तो हम लोगों के पास थे ही नहीं और कोई हमारे घर में बड़े भी नहीं थे जो कि इस रिश्ते के बारे में बात करते। मैंने चाची से अपने दिल की बात की तो चाची बोली, लड़के वाले को बुलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। राजेश और उसके मम्मी पापा मुझे देखने के लिए आए थे। वे लोग ज्यादा अमीर तो नहीं थे परंतु गरीब भी नहीं थे। राजेश एक फैक्ट्री में काम करता था और अच्छा खासा कमा लेता था। जब मेरी चाची ने उन लोगों से हम लोगों की स्थिति के बारे में बात की, वो लोग इस शादी करने के लिए तैयार हो गए और बहुत ही सिंपल तरीके से मेरी और राजेश की शादी हो गई। विदा होकर जब मैं अपने ससुराल जा रही थी तब मेरी चाची ने मुझसे बस एक ही बात कही, सपना देखो कुछ भी हो जाए परंतु तुम वह घर छोड़कर मत आना। तुम्हें अब वहीं पर रहना है और अपना अच्छा बुरा वक्त अपने पति के साथ ही निभाना और तुम यहाँ की फिक्र मत करना। मैं तुम्हारे भाई बहनों की भी शादी करवा दूंगी, तुम बस अपने घर को देखना। और फिर विदा होकर अपने ससुराल चली आई। शादी के समय मेरी उम्र 20 साल हो रही थी और देखने में मैं काफी सुंदर थी, परंतु घर की आर्थिक स्थिति के कारण मैंने कभी अपने आप पर ध्यान नहीं दिया था। पर आज जैसे ही सुहागरात के समय मैं अपने कमरे में आई तो वहां पर लगे शीशे में खुद को निहारा। आज इस लाल जोड़े में मैं देखने में वाकई किसी परी से कम नहीं लग रही थी। मेरा जोड़ा तो सिंपल सा था परंतु मेरे माथे की बिंदिया और गालों पे लगी लाली मेरे चांद जैसे चेहरे को और भी सुंदर बना रही थी। मैंने अपने हाथों को देखा जिसमें मेरे पति के नाम की मेहंदी चमक रही थी और फिर मैं घूंघट ओढ़े आकर सुहाग के सेज पर बैठ गई। थोड़ी ही देर में राजेश भी कमरे में आ गए और फिर वो मेरे करीब आकर मुझसे बहुत ही प्यार भरी बातें करने लगे। उन्होंने मेरा घूंघट उठाया और फिर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर मुझसे कहने लगे, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले हम दोस्त बने और उसके बाद पति पत्नी। मैं चाहता हूँ कि आखिरी दम तक तुम मेरा साथ निभाओ। अगर मुझसे कभी कोई गलती भी हो जाए तो मुझे माफ कर देना। और मैंने तो तुम्हें उस दिन से अपनी पत्नी मान लिया था जिस दिन मैंने पहली बार तुम्हें देखा था। मैं उनकी बातों को चुपचाप सुने जा रही थी और भगवान की शुक्रिया अदा कर रही थी कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। फिर मैंने उनसे कहा, आपको मेरी तरफ से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब मैं भी आपसे बहुत ही प्यार करने लगी हूँ। मेरे मुंह से इतना सुनना था। उन्होंने मेरे दोनों हाथों को चूम लिया और फिर वो मुझसे कहने लगे, मैं चाहता हूँ कि तुम हर समय हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, क्योंकि जब तुम हंसोगी और मुस्कुराओगी तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। राजेश की बातें सुनकर और उनकी आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखकर मैंने अपना सर उनके कंधों पर रख दिया
और फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी बाहों की गिरफ्त में ले लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि आज मुझे उनकी बाहों में एक अलग ही सुकून नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि कोई है जो कि मेरी परवाह करता है, नहीं तो हम चारों भाई बहन की जिंदगी माँ बाप के बिना बेरंग सी हो गई थी। और कुछ ही देर बाद कब मुझे राजेश की बाहों में सुकून की नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। अचानक से जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि राजेश बड़े प्यार से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा और अपने आप को उनसे अलग करने लगी। तो फिर वो मुझसे कहने लगे, इतनी भी क्या जल्दी है उठने की, अभी तो हम लोगों की सुहागरात बाकी है। मुझे उनकी बातें सुनकर शर्म सी आने लगी। तो फिर वो मेरे चेहरे को चूमकर कहने लगे, रात में बातें करते करते न जाने कब तुम्हें नींद आ गई, और नींद में भी तुम इतनी प्यारी लग रही थी। मैं तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी नींद खराब हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ सो गया। परंतु अभी भी हमारे पास वक्त है अपनी आधी अधूरी सुहागरात मनाने की, क्योंकि दोस्त तो हम रात में ही बन चुके थे, लेकिन पति पत्नी भी तो बनना जरूरी है। मैंने उनसे कहा, इतनी भी क्या जल्दी है। फिर उन्होंने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, और मेरे तरफ देखकर प्यार से मुस्कुराने लगे। आहिस्ता आहिस्ता समय यूं ही बीतने लगा। राजेश मुझे अपने दिल की हर बात बताते थे और मैं भी अपने दिल की सारी बात उनके साथ शेयर करती थी। कुछ दिनों तक तो हम दोनों दोस्त बनकर रहे, पर अब मेरे मन में भी आने लगा कि मुझे भी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। राजेश तो कब से मेरे हाँ का इंतजार कर रहे थे। आज फैक्ट्री जाते समय मैंने राजेश से कहा, आज आपके लिए एक सरप्राइज है और मैं अब चाहती हूँ हमारा यह रिश्ता दोस्ती से ऊपर उठ जाए। राजेश तो कब से इस दिन का इंतजार कर ही रहे थे। जैसे ही उन्होंने मेरे मुंह से यह बात सुनी, मुझे अपनी गोद में उठाकर नाचने लगे। तब फिर मैंने उनसे कहा, अभी नाचने की जरूरत नहीं है, अभी आप फैक्ट्री जाइए और जल्द ही अपनी पत्नी के पास वापस आइए, तो मैं आपकी बेसब्री से इंतजार करूंगी। और फिर राजेश मेरे गालों पर एक प्यारी सी किस देकर अपने काम पर चले गए। आज रात मैंने अपने कमरे को बहुत अच्छे से सजाया था। पूरे कमरे को मैंने छोटे छोटे खुशबूदार कैंडल से सजाया था, जिसे कि मैं ऑनलाइन मंगवाई थी। और फिर मैंने अपने और राजेश की एक साथ वाली तस्वीर एक बड़े से फ्रेम में करवाकर टांग दी थी। और अब मैंने भी आज हल्का सा मेकअप कर लिया था। देखने में तो मैं सुंदर थी ही, परंतु आज मैं इतनी खुश थी कि बिना मेकअप के ही मेरा चेहरा चमक रहा था। रात में जब राजेश कमरे में आए तो मुझे और इस जगमगाते हुए कमरे को देखकर बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने अपना हाथ पीछे किया हुआ था और फिर मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे, लगता है मैडम जी मेरा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मैंने उनसे कहा, मैं इस इंतजार का बदला पूरी तरीके से लूंगी। और फिर हम दोनों हंसने लगे। राजेश आज मेरे लिए एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट लेकर आए थे। मैंने उनसे पूछा, यह क्या है? तो वो बोले, आज मैं चाहता हूँ कि मैं इसे तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊं। उनके मुंह से यह सुनना था, मेरा तो चेहरा ही लाल हो गया। फिर वो बोले, अब तुम पूछोगे कि नहीं मैं क्या पहनाने की बात कर रहा हूँ। तो मैं चुप हो गई। तब राजेश ने मेरे सामने वह गिफ्ट खोले, जिसमें मैंने देखा एक बहुत ही प्यारी सी कान की बाली और एक बहुत ही सुंदर सा पिंक कलर का नाइट गाउन था। मैंने उनसे कहा, अब यह गिफ्ट लाए हो तो मुझे पहना भी दो। राजेश ने अपने हाथों से मुझे वह कान की बाली पहनाई, और जब मैं वो गाउन लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगी तब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझसे कहा, यह अच्छी बात नहीं है। जब कान की बाली मैंने पहनाई है तो यह गाउन भी तो मैं ही तुम्हें पहनाऊंगा। उनका इस तरह कहना था कि मेरा तो मन ही घबराने लगा। और फिर मुझसे कहने लगे, अच्छा कोई बात नहीं, आज रात के बाद तुम्हारा यह घबराना भी मैं खत्म कर दूंगा। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगे। मैं दौड़कर बाथरूम चली गई और वो गाउन पहनकर जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मुझे अपने आप पर ही शर्म आ रही थी। वह गाउन एकदम से पारदर्शी था, परंतु मेरे पति की मेरे लिए पहली गिफ्ट थी, इसलिए मैंने उसे बहुत ही प्यार से पहना था। मैं कमरे में आई, राजेश ने मुझे अपने बाहों में भर लिया और फिर मुझे इतना प्यार करने लगे कि मैंने अपने आप को पूरी तरह से उन्हें समर्पित कर दिया। और आज हम दोनों के बीच में सारी दुनिया मिटकर पति पत्नी वाला पवित्र रिश्ता बन गया था। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि राजेश मुझे ही देखे जा रहे थे। मैंने उनसे कहा, ऐसी क्या बात है? वो मेरे चेहरे में कि तुम बस मुझे ही देखे जा रहे हो। तो वो मुझसे कहने लगे, मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ, तुम मेरी जिंदगी में आई। तो और भी मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझने लगी थी। आज उन्होंने फिर मुझसे वही बात कही थी कि तुम मुझे प्लीज छोड़कर मत जाना। पता नहीं क्यों बार बार मुझसे वो यही बात कहते रहते थे।
जबकि भला एक पत्नी अपने इतने प्यार करने वाले पति को छोड़कर क्यों जाएगी। मैं उन्हें फिर दिलासा देने लगी कि मैं आखिरी दम तक आपका साथ निभाऊंगी। कहते हैं जब जीवन में खुशियां रहती है तो समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। राजेश मुझसे इतना प्यार करते थे कि उन्हें मेरे अलावा और कोई दिखता ही नहीं था। उन्हें दिलो जान से प्यार करने लगी थी। समय पंख लगे तेजी के साथ उड़ रहा था और अब हमारी शादी को 3 साल हो गए थे। परंतु इन 3 सालों में मैं मां बनने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मैं मां ही नहीं बन पा रही थी। अब तो मेरे सास ससुर भी मुझ पर दबाव डालने लगे कि कब मैं उन्हें बाबा दादी बनने का खुशखबरी दे रही हूँ। परंतु मैं क्या कर सकती थी। हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, परंतु फिर भी माँ बाप नहीं बन पा रहे थे। और अब तो मुझे ससुराल में ताने सुनने को भी मिलने लगे। आस पड़ोस नाते रिश्तेदार, यहाँ तक कि मेरे सास ससुर अब मुझे हर वक्त बांझ कहकर बुलाने लगे। मेरे सास ससुर कहते, अगर मुझे जरा भी पता होता मैं तुम्हें कभी भी अपनी बहू नहीं बनाता। मैंने तुमसे क्या मांगा था, केवल दादी बाबा बनने का हक। तो फिर हम लोग इस हक से महरूम क्यों रहे। उधर मेरे देवर की भी अब शादी हो गई थी और साल गुजरते गुजरते मेरी देवरानी माँ बन चुकी थी। सभी लोग यह मुझसे कहने लगे, आखिर तुम्हारी देवरानी भी अब माँ बन गई है और तुम हो कि अभी तक यूं ही बैठी हुई हो। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं किससे अपने मन की बात कह सकती थी। माँ तो मेरी थी नहीं और चाची ने भी विदाई के वक्त यह बोला था, चाहे जो भी हो जाए तुम अपने ससुराल छोड़कर यहाँ पर नहीं आओगी। अब मैं किससे अपने दिल की बात कहती। जब सारे लोग जान गए अब मैं माँ नहीं बन सकती हूँ, तो सभी लोग मुझे तरह तरह की बातें सुनाने लगे। जब मेरे देवर के बच्चे हुए तो वह लोग मेरी परछाई भी उस पर नहीं पड़ने देते थे। आस पड़ोस में कोई भी शुभ काम होता तो कोई भी मुझे नहीं बुलाता और मेरी देवरानी तो अपने बच्चों को मुझे छूने भी नहीं देती थी और मुझसे छोटी होने के बावजूद मुझे कोई भी बात सुनाने से नहीं चुकती थी। ससुराल में अब मेरा जीवन बहुत ही कष्ट वाला हो गया था। मुझे इतनी मानसिक यातनाएं दिए जा रहे थे कि मेरा दिमाग पागल सा हो गया था। और अब तो मेरी देवरानी के 2 बच्चे हो गए थे। एक दिन मेरी सास ने मुझे बहुत ही कठोर शब्द कहे। वो बोलने लगी, तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए परंतु तुम अभी तक मां नहीं बन पाई, इसलिए अब मैं राजेश की दूसरी शादी कराने के बारे में सोच रही हूँ और अब मैंने उसके लिए लड़की देखना भी स्टार्ट कर दिया है और उसके बाद मैं तुम्हें धक्का देकर इस घर से निकाल दूंगी। और फिर कुछ दिनों बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति का रिश्ता भी तय कर दिया। मैंने अपनी चाची को सारी बातें फोन करके बताई। मेरी चाची कहने लगी, देखो कुछ भी हो जाए परंतु तुम वह घर मत छोड़ना और तुम दोनों एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना चेकअप कराओ और जाकर पता लगाओ कि प्रॉब्लम किसमें है। मुझे चाची की बात समझ में आ गई थी और फिर मैंने अपना और राजेश का पूरा टेस्ट करवाया। मुझमें तो कोई कमी नहीं थी, परंतु पता नहीं क्यों राजेश मुझे अपनी रिपोर्ट नहीं दिखाना चाहते थे। जब भी मैं उनसे कुछ बोलती तो वह कुछ न कुछ मुझसे बहाना बना देते थे और फिर मुझे अपनी बाहों में लेकर बड़े प्यार से कहते थे, तुम्हें मेरे रहते हुए किसी बात के बारे में नहीं सोचना है और तुम जैसे पहले रहती थी वैसे ही हंसती और मुस्कुराती रहो। परंतु समाज मुझे चैन से जीने दे तब ना। मुझे समाज चैन से जीने ही नहीं दे रहा था और ना ही मेरे ससुराल वाले। अब तो हर समय मेरी सास ससुर और देवरानी मेरे पीछे ही पड़े रहते थे। परंतु किसी भी चीज की एक सीमा होती है, आखिर मैं कब तक बर्दाश्त करती। एक दिन मैंने गुस्से में आकर बहुत सारी नींद की दवाइयां खा ली और जब मेरी तबीयत अत्यधिक बिगड़ने लगे तो मेरे पति मेरी हालत देखकर पागल सा हो गए। उन्होंने पूरे घर में तूफान मचा दिया और जल्द से मुझे डॉक्टर के पास ले गए। जान तो मेरी बच गई परंतु मेरी आंखों में एक खामोशी सी आ गई थी। जितना मैं मां न बन पाने के कारण दुख में थी उससे ज्यादा मैं घर वालों के व्यवहार से दुखी थी। अब मेरी सास हमेशा राजेश से दूसरी शादी करने के बारे में कहती रहती थी। रोज घर में एक ही तरह की बात होने के कारण एक दिन मेरे पति ने अपनी माँ से कह दिया कि माँ मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली जाए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करता हूँ। और आज मैंने एक और फैसला लिया है कि मैं अब अपनी पत्नी के साथ यह घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं उसको मरते दम तक साथ दूंगा क्योंकि मेरी आखिरी सांस उसी के लिए है। और फिर हम दोनों अपना सामान पैक करके एक दूसरे शहर में किराए के मकान में रहने के लिए आ गए। हमारा मकान मालिक एक 35 साल का बहुत ही सुंदर और हैंडसम लड़का था जिसका नाम आदर्श था। जब मैं और राजेश सामान लेकर यहाँ पर रहने के लिए आए तो जैसे ही आदर्श की नजर मुझ पर पड़ी तो वो बस मुझे ही देखता रह गया। मुझे उसे देखकर ऐसा लगने लगा कि उसे आज किसी की कमी खल रही है।
परंतु मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही थी कि जब मुझे आदर्श ऊपर से नीचे तक एक अजीब सी नजरों से देख रहा था तो मेरे पति भी वहीं पर खड़े थे, परंतु उन्हें इस बात पे जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ। जबकि एक पति के सामने उसकी पत्नी को कोई पराया मर्द इस तरह से निहारे तो उसका खून खौलना स्वाभाविक होता है, परंतु यहाँ पर तो राजेश ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कि उन्हें सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। हम लोग नीचे के फ्लैट में रहते थे और हमारा मकान मालिक आदर्श ऊपर के फ्लैट में रहता था। मैं उसे बराबर देखती थी। जब भी वह सीढ़ियों से नीचे उतरता था एक बार उसकी नजर मेरे दरवाजे की तरफ होती ही थी। उसे देखकर ऐसा लगता था उसकी नजर हर समय मुझे ही ढूंढ रही है। उसका यूं इस तरह मुझे देखना पता नहीं क्यों मेरे अंदर से दिल घबराने लगता था और मुझे घबराहट सी होने लगती थी। जब भी वो मेरे सामने आता मेरे दिल की धड़कनें तेज हो जाती थी। और अब तो उसने राजेश से दोस्ती भी कर ली थी। वो अक्सर घर पर आ जाते और हम लोगों से बहुत ही प्यार से बातें करते। मुझे उनकी बातें करने का तौर तरीका में एक अपनापन सा लगता था, क्योंकि वह देखने में भी सुंदर और स्मार्ट तो था ही और जवान भी था। कभी कभी मेरी नजर भी उस पर चली जाती थी। एक दिन जब वो घर पर आया तो राजेश घर पर थे ही नहीं, तो मैंने उनसे उनकी पत्नी के बारे में पूछ लिया तो वह आंखों में आंसू लिए हुए कहने लगे, मेरी पत्नी बहुत ही अच्छी थी, मैं उसे बहुत ही प्यार करता था, परंतु भगवान ने उसे अपने पास बुला लिया। जब वह मां बनने वाली थी तो अचानक से ऑपरेशन थिएटर पे ही अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। और फिर मैंने कभी किसी से अपना दिल नहीं लगाया, परंतु जब से मैंने आप लोगों को देखा है मुझे अपनापन सा लगने लगा है। फिर वह राजेश से कहने लगा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस घर का किराया ना दे, बल्कि अकेले रहने के कारण मुझे घर का खाना नहीं मिल पाता है। अगर आप लोग मुझे तीनों टाइम का खाना दे देंगे तो मैं और भी पैसे से आप लोगों की मदद करूंगा। आखिर मेरा इस दुनिया में और कोई है भी तो नहीं, मुझे तीनों टाइम का खाना मिल जाए, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता है और बाहर का खाना खाते खाते मेरी तबीयत खराब हो जाती है और उसमें मुझे अपनी तन्हाई का बहुत ही एहसास होता है। फिर मेरे पति उसकी बात को मान गए, क्योंकि किराया भी हमें नहीं देना था और तो और वो हम लोगों की ही तो मदद करता, हमें काफी सहारा मिल गया था। वह अब तीनों टाइम हमारे घर पर खाना खाने के लिए आता था। एक दिन अचानक से आदर्श हम लोगों को बोले कि बहुत दिन हो गया है, हम लोगों ने कोई पार्टी नहीं की है, चलो आज हम लोग खुलकर जीते हैं। और फिर वह और मेरे पति दोनों ही पार्टी करने के लिए बैठ गए। राजेश ने मुझे भी अपने पास बुला लिया। मैंने कभी शराब नहीं पी थी, परंतु उन लोगों ने मुझे जबरदस्ती उस रात शराब पिला दिया और जब मैंने शराब पी तो मुझे नशा सा छाने लगा। और फिर थोड़ी ही देर के बाद आदर्श मुझे यहाँ वहाँ छूने लगा और मुझसे मजाक करने लगा, परंतु पता नहीं क्यों आज उसका इस तरह से छूना मुझे भी अच्छा लग रहा था और मैं उसे मना भी नहीं कर पा रही थी। फिर राजेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कहने लगा, चलो आज हम तीनों खुलकर डांस करते हैं और आज तुम भी अपने सारे गमों को भूल जाओ और 10 सालों में तुमने जितने दुख झेले हैं उसे भूलकर इस पल को एंजॉय करो। और इस डांस करने में न जाने आदर्श ने मुझे कितनी बार छुआ, जबकि राजेश भी यह सब देख रहे थे, परंतु उन्हें भी इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। मैं तो खैर नशा में थी ही और आज एक नया पुरुष का स्पर्श मेरे जिस्म को एक अलग ही एहसास करा रहा था। उसका मुझे यूं रुक रुक कर छूना मेरे शरीर में नई ताजगी भर रही थी। एक दिन राजेश घर पर नहीं थे। आदर्श खाना खाने के लिए जब आया तो वो मुझे अकेला देखकर कहने लगा, भाभी जी आप तो कमाल की खूबसूरत हो, आप जैसी औरत तो किस्मत से किसी को मिलती है और मेरा दोस्त राजेश बहुत ही लकी है कि उसे आप जैसी बीवी मिली है। यह सुनकर मेरे चेहरे पर उदासी छा गई। मैंने उससे कहा, ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा, आज शादी को 10 साल हो गए हैं, परंतु मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई हूँ और मुझे अभी तक बच्चा नहीं हुआ है। मेरे अंदर में कितने दुख है यह मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक औरत तब तक पूरी नहीं होती है जब तक कि वो माँ ना बन जाए। और फिर मेरी आंखों में यह सब कहते कहते आंसू आ गए। तो फिर मैंने देखा कि अचानक आदर्श मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया, परंतु जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा मैं घबरा गई और डर के मारे कांपने लगी। तो आदर्श मुझे कहने लगा, भाभी जी आप घबराओ मत, मैं आपको इस परेशानी से बाहर निकालूंगा। और फिर उसने मुझसे वो बात कही जिसे सुनने के बाद तो मानो मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा हो। उसने कहा, आप चाहो तो मैं आपका साथ दे सकता हूँ और आपको माँ बनने का भी सुख मिल सकता है। परंतु मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उसे बस देखती रही। फिर उसने खाना खाया और मेरी तरफ एक प्यार भरी नजर देखकर वहां से चला गया। अब वह हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका था,
क्योंकि मेरे पति भी उसे बहुत ही पसंद करने लगे थे और भाई जैसा फील करने लगे थे। राजेश कहते थे, अपना परिवार से दूर होकर मुझे काफी अकेला महसूस होता था, लेकिन जब से आदर्श मेरा दोस्त बना है, मुझे किसी भी रिश्ते की कोई कमी नहीं अखड़ती है। मैं उससे अपने दिल की हर बात करने लगा हूँ, परंतु मैं मन ही मन सोचती थी, आदर्श मुझ पर गंदी नजर रखता है। क्या यह बात राजेश को पता नहीं है? और जब उसे यह बात पता चलेगा तो वो कितना दुखी हो जाएगा। उसे फिर से किसी को अपना दोस्त बनाने में 1000 बार सोचना पड़ेगा। समय यूं ही कटे जा रहा था। अब तो आदर्श जब भी घर आता और मुझे अकेला देखता तो मेरे करीब चला आता था। अगर मैं किचन में रहती तो वह किचन में चला आता और कभी मेरे कमर पर हाथ रख देता, कभी मुझे बाहों में भर लेता था। मैं उसे यूं ऐसा करता देख बहुत ही घबराती थी, परंतु फिर भी पता नहीं क्यों मैं उसे मना नहीं कर पाती थी। और जब वो मुझे इस तरह से छूता था तो घबराहट में भी मुझे बहुत ही मजा आता था, लेकिन मैं अपने पति को धोखा नहीं देना चाहती थी। कभी कभी तो वह मुझे इतना कसकर पकड़ लेता था, मैं उससे अपने आप को छुड़ा भी नहीं पाती थी। और फिर वह मुझसे कहता था कि जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं मदहोश हो जाता हूँ। पता नहीं तुम में क्या जादू है। मैं तो चाहूँ तो मेरे आगे पीछे बहुत सारी लड़कियों की लाइन लग सकती है, परंतु मेरा दिल है कि बस तुम्हें ही चाहता है। और न जाने वह कितनी तरह की रोमांटिक बातें मुझसे करता रहता था और मैं बस चुपचाप सुन लिया करती थी, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर वह रात मेरे जीवन में आई जिसे कि मैं कभी भूल ही नहीं पाई। आज राजेश किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे कि अचानक से रात में किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुझे लगा शायद राजेश वापस आ गए हैं, और फिर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो मेरे सामने आदर्श खड़ा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। रात के समय होने के कारण मैंने एक लाल कलर की नाइट गाउन पहनी हुई थी। मैंने आदर्श की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आज मुझे एक अलग ही तरह की चमक नजर आई और मुझे समझ में आ गया था कि आज की रात कुछ अलग ही रंग लाने वाली है। यह कोई मामूली रात नहीं होने वाली है। मैंने उससे कहा, क्या हुआ, आज बहुत लेट से खाना खाने आए हो? तो वह मुझसे कहने लगा, खाने की कोशिश तो मैं कब से कर रहा हूँ, परंतु मुझे तो मनपसंद खाना ही नहीं मिल रहा है। और फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। मैंने उसे कुछ नहीं कहा और फिर मैं उसे खाना परोसकर अपने बेडरूम में चली आई। अभी मैं आकर बेड पर बैठी ही थी कि मैंने देखा आदर्श भी मेरे पीछे पीछे बेडरूम में आ गया और आते ही मुझसे लिपट गया। फिर कहने लगा, आज मैं तुम्हें अपना बना ही लूंगा। जब से तुम यहाँ पर आई हो तब से मैं तड़प रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत ही प्यार करने लगा हूँ और पता नहीं क्यों मैं उसे ना नहीं बोल पा रही थी और ये अंदर अंदर घबरा भी बहुत रही थी। फिर उसने कहा, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। उसकी बातें सुनने के बाद एक पल के लिए तो मैं भी उसके रंग में रंगने ही वाली थी कि अचानक मुझे अपने पति का ख्याल आया। मैंने कहा, देखो, मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती हूँ। मैं उसकी पत्नी हूँ और मैं उससे और वह मुझसे बहुत ही प्यार करता है। मैं तुम्हारे साथ नाजायज रिश्ता नहीं बना सकती हूँ। लेकिन उसके बाद उसने जो कहा वह सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ तुम्हारे पास राजेश ने ही भेजा है। मैंने उससे कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, वो तो काम के सिलसिले से बाहर गए हैं। भला वो तुम्हें मेरे कमरे में क्यों भेजेंगे? और इस तरह की हरकतें कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ नहीं कर सकता है। राजेश तो मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं और अब मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मैंने उसे यह बात थोड़े रूखे अंदाज में कहा था। फिर उसने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हें एक बच्चा चाहिए और वह तुम्हें मैं ही दे सकता हूँ। तो मैंने कहा, अपने पति को धोखा देकर इस तरीके से मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मैं और मेरे पति ट्राई कर रहे हैं, भगवान ने चाहा तो मैं माँ बन जाऊंगी। तभी उसने ऐसी बात कही कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। एक कागज का टुकड़ा उठाकर उसने मेरे सामने रख दिया और कहा, इसे पढ़ो। वह एक टेस्ट रिपोर्ट थी जिसपे साफ साफ लिखा हुआ था कि मेरे पति के अंदर कमी है और वो कभी बाप नहीं बन सकते हैं। मेरा पति नामर्द था और 10 सालों से उसने यह बात मुझसे छुपाई थी। न जाने कितने ताने मैंने सुना, यहाँ तक कि मेरे पति ने दूसरी शादी की भी बात की गई, जबकि इन सब में मेरी कोई भी गलती नहीं थी। उसने कहा, राजेश ने यह बात मुझे बताई थी। मैं अपने मन ही मन सोचने लगी कि राजेश ने यह बात आदर्श को बताई, परंतु मुझे यह बात बताना उसने सही नहीं समझा। आखिर उसने क्यों मेरे साथ यह किया? मेरा मन टूट सा गया था। मैंने आदर्श से कहा, अभी तुम इसी वक्त कमरे से बाहर चले जाओ, मैं पहले इस बारे में अपने पति से बात करूंगी। और फिर आदर्श मेरी बात सुनकर चुपचाप वहां से चला गया।
अब मेरे पति की सच्चाई मेरे सामने आ चुकी थी। जब मैंने उनसे इन सब बारे में बात की, वो मुझसे माफी मांगने लगे और कहने लगे, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मुझे यह डर था कि तुम इस बात की सच्चाई का पता चल जाएगा तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। पर मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया को जवाब दो। जिन लोगों ने तुम्हें बांझ कहा है, जिन लोगों ने तुम्हें शुभ कामों में नहीं बुलाया है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी बोली बंद कर दो। इसलिए मैंने आदर्श को तुम्हारे पास भेजा था। राजेश चाहते थे कि हम तीनों एक परिवार बनकर रहे। अपने पति की यह बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे लिए यह बात मानना बहुत ही मुश्किल था और मैं इस बात को इनकार कर दिया। मैंने उनसे कहा, नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ। मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ और मैं आपके अलावा और किसी के साथ ये कैसे संबंध बना सकती हूँ। फिर राजेश मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे और मुझे कहने लगे, तुम्हें मेरी प्यार की कसम, अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है तो तुम्हें मेरी यह बात माननी ही पड़ेगी। मैं चाहता हूँ कि मैं समाज को जवाब दूं। क्या तुम मेरी यह कामना नहीं पूरी करोगी? फिर मैंने कहा, लेकिन हम तीनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? तो फिर राजेश कहने लगे, तुम इंसानियत के नाते आदर्श को अपना पति मान लो। और फिर वो दोनों मुझे 1 महीने तक मनाते रहे। आखिर मैंने भी हाँ कह दी। मुझे आदर्श अच्छा तो लगता ही था, लेकिन मैंने उसे कभी राजेश का स्थान नहीं दिया। प्यार तो मैंने सिर्फ अपने पति से ही किया था। और फिर जल्दी ही मैं गर्भवती हो गई। करीब 10 महीने के बाद मैंने एक सुंदर सा बेटे को जन्म दिया। जैसे ही मेरे सास ससुर को यह खबर मिली, वो हम लोगों को अपने पास बुलाने लगे और अभी तक जो लोग मुझे बांझ कहते थे, वह लोग भी हम लोगों को फोन करके हालचाल पूछने लगे। लेकिन मेरे पति ने जाने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था वो यहीं पर रहेंगे और उन लोगों से दूर रहकर ही अपना रिश्ता बनाए रखेंगे। हालांकि मेरी सास अब मुझे हर समय यह ताना देती रहती थी कि मैंने उनके बेटे को उनसे अलग कर दिया है, पर यह सच नहीं था। राजेश इसलिए घर वापस नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो आदर्श के साथ रहना चाहते थे। आदर्श से उनको एक लगाव सा हो गया था। वो चाहते थे कि हमारा यह तीनों लोगों का परिवार कभी ना टूटे। मैंने भी अजीब रिश्ते में अपनी जिंदगी बिताई, जहाँ सिर्फ पति पत्नी ही नहीं, एक ऐसा व्यक्ति भी था जो कि ना चाहते हुए भी हम लोगों के परिवार का हिस्सा बन गया था और वह हमेशा से मेरी और मेरे बच्चे की इबादत में लगा रहता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।